हेलो। चलो क्लास 7th वाले तैयार हो जाओ, ठीक है। क्योंकि अब जो है आज जो हम लोग कल छोड़े थे वहीं से आगे पढ़ेंगे। कल कहाँ तक हुआ था बेटा? बोलो भाई, कल कहाँ तक कराया गया था? हम्म? आज उसे के आगे देखो। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था समय वेग, ग्राफ पढ़ लिया था, आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग का जो है वो है समय वेग ग्राफ से किसी कण का त्वरण ज्ञात करना। चलो देखो ध्यान से, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। 11th क्लास है आपका। ठीक है। तो हेडिंग लिखेंगे समय वेग ग्राफ की सहायता से, समय वेग समय वेग समय वेग ग्राफ की सहायता से ग्राफ ग्राफ की सहायता से त्वरण ज्ञात करना, ठीक है। समय वेग ग्राफ की सहायता से त्वरण ज्ञात करने का सूत्र देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। की सहायता से त्वरण ज्ञात करना, ठीक है बेटा। चलो देखो ध्यान से, ये है तुम्हारा वेग, क्या है? वेग, ठीक है। और ये क्या है आपका? बोलो। ये है आपका समय, समय, ठीक है। ये है ओ, ठीक है। सपोज करो ऐसे कोई कण जो है चल रहा है ऐसे, एक तरीके से, इस तरीके से जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो यही लाइन, ये दोनों का परिणामी है, तो ये हमें त्वरण देगा। देखो जैसे ये सपोज करते हैं हमारा यहाँ तक यू है, यहाँ तक ये प्रारंभिक वेग से गया ये, ठीक है। ये 9th क्लास में हम लोगों ने यू वी मेथड पढ़ा था ना, ये यू है, और आगे जो है वो टोटल वी है, अंतिम वेग। इस तरीके से, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए भी, हाँ ऐसे, ठीक है ना। ये हो जाएगा u, और जो अंतिम वेग हो जाएगा ये, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं v2। ये यहाँ से यहाँ तक u हो गया और ये पूरा v हो गया। सपोज करो यहाँ तक ये v है, इस तरीके से ये हमारा v, ठीक है, यहाँ तक।
ऐसे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। भविष्य की अगर समांतर एक लाइन खींचे, इसको मैं ऐसे ड्रा करते चले जाएं ऐसे, ऐसे, और इसको ऐसे, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका थीटा, ये क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हमारा हो गया थीटा। और ये अगर टोटल यहाँ तक देखा जाए, देखो ये हो जाएगा हमारा T1, क्या हो जाएगा बेटा T1, और यहाँ तक अगर देखेंगे, यहाँ तक ऐसे, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे T2। ये हो गया हमारा T2, कोई दिक्कत तो है नहीं। और अब देखो ध्यान से, ये जो इतनी दूरी मिलेगी, मिलेगी हम लोगों को T2 माइनस T1, और ये जो दूरी मिलेगी ये वाली, वो मिलेगी हम लोगों को V माइनस U। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब इधर देखो ध्यान से, ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा A, B और C, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं त्रिभुज A C B में, त्रिभुज A C B में, ठीक है। क्या होगा भैया, A C B में tan थीटा बराबर हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है ना। tan थीटा बराबर होता है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, देखो ध्यान से, लंब है हमारा AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, तो tan थीटा बराबर AC की वैल्यू कितनी है V माइनस U अपॉन BC कितना है T2 माइनस T1, ठीक है भैया। इसी को देखो, अगर हम इसे ये tan थीटा को m से लिख दें, इसे प्रवणता कहते हैं, तो m बराबर यहाँ से क्या मिलेगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, बात समझ में आई। और यही हमारा त्वरण होता है, यानी A बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कंफर्म हो गया, जल्दी करो इसको तो। हो गया ना। अब देखो ध्यान से भैया, ये त्वरण हमें मिल गया। देखो दो ग्राफ पढ़े हम लोग, समय और वेग ग्राफ, ठीक है। और अब हम इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है, लिखेंगे हम लोग ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का निगमन। ग्राफीय विधि से अगली हेडिंग होगी हमारी, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अगली हेडिंग लिखना ग्राफीय विधि से, हेडिंग है
ग्राफीय विधि से ग्राफीय विधि से, ठीक है, ग्राफीय विधि से गति की, ग्राफीय विधि से गति के समीकरण का निगमन, ग्राफीय विधि से गति के समीकरण का निगमन, गति के समीकरण का निगमन, ठीक है ना भैया। हेडिंग है ग्राफीय विधि से गति के समीकरण का निगमन। ठीक, चलो देखो ध्यान से, जल्दी जल्दी इस पर चेक कर रहा हूँ। ये है हमारा ग्राफ, ये बिंदु हमारा हो गया O, ठीक है ना, और ये सब कुछ करते हैं त्वरण। ये ध्यान रखना, जो हम निगमन करने चल रहे हैं ग्राफीय विधि से, उसमें हम वेग और समय ग्राफ का यूज़ करेंगे, तभी त्वरण मिलेगा, क्योंकि समीकरणों में क्या है, तीनों समीकरण में A है, ठीक है, तो यह लिख दे रहे हैं, ये वेग है हमारा, ऐसे लिख दिया जाए वेग, ठीक है, और ये क्या है, समय, ठीक है। तो सपोज करते हैं स्मॉल t समय तक जो हमारा वेग है वो u है, ये इतना हमारा क्या हो जाएगा बेटा, u हो जाएगा, यहाँ तक ले लेते हैं ऐसे, इस बिंदु तक, और जो अगला वेग है वो v ले लिया जाता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा v, ओके। अब देखो ध्यान से, इसको हम ऐसे ही डॉटेड पॉइंट से मिला देंगे, ऐसे सीधी जानी चाहिए लाइन, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और एक पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक, ऐसे, या इसको हम ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है बेटा। ये हो गया, ठीक है, और हमें बिंदु समझ लो बी पे त्वरण निकालना है, ठीक है ना, ऐसे। चलो ग्राफ थोड़ा इसको ऐसे बना देते, ज़्यादा समझ में आ जाएगा, इसको हम यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं ऐसे, यहीं से ऐसे बना दिया जाए, ज़्यादा सही रहेगी, ठीक है। कि जब तक वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा तब तक तुरंत शून्य रहेगा, ठीक है।
अब इस तरीके से ज़्यादा सही रहेगा, इसको हम ऐसे करते रहें। ऐसे ठीक है। अगर ये u है तो ये भी क्या होगा बेटा, u होगा। ठीक है, और ये क्या होगा आप जानते हो, v माइनस यू होगा। भी कैसे होगा निकाल देना है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा a b c d और e, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, चित्रानुसार हम कह सकते हैं, चित्रानुसार या ऐसा भी लिख सकते हैं, माना कोई कण बिंदु O से u वेग से चलता है, u वेग से चलता है तथा t समय पश्चात कण का वेग परिवर्तित होकर v हो जाता है, ठीक है। परिवर्तित होकर v हो जाता है, ठीक है। उसके बाद लेते हैं अतः चित्रानुसार यहाँ से देखो ध्यान से, चित्रानुसार ए बी ई बराबर बी सी प्लस सी ई, ठीक है। और हमको बी सी चाहिए तो ऐसा लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी ई इक्वल टू बी ई, ठीक है। ये उधर भेज दो, बी सी इक्वल टू बी ई माइनस सी ई, ठीक है। और बी ई की वैल्यू क्या है, यहाँ से लिख रहे हैं बी सी इक्वल टू बी ई की वैल्यू क्या बेटा, टोटल है v और माइनस सी ई की वैल्यू है u, ओके। ये हो गया बी सी, कैसे निकल गया समझ में आया ना। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, आगे लिख सकते हैं, हम जानते हैं यहाँ से, हम जानते हैं वेग समय ग्राफ में, ग्राफ में ढाल, जो प्रवणता बताया था, ढाल ही त्वरण होता है, ठीक है ना बेटा। ढाल ही क्या होता है, त्वरण होता है। अतः ढाल त्वरण यानी ए बराबर, ढाल क्या है, बी सी अपॉन डी सी, और बी सी की वैल्यू हमारे पास है, ए बराबर बी सी की वैल्यू है v माइनस यू अपॉन डी सी की वैल्यू t है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके चेक कर दो तो ए टी इक्वल टू वी माइनस यू हो जाएगा, यानी v माइनस यू इक्वल टू ए टी, माइनस उधर भेज दो v इक्वल टू ए टी प्लस यू, ओके। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी,
v इक्वल टू यू प्लस ए टी। समझ में आ गया? जल्दी नोट करो। v इक्वल, समीकरण 1 देखो प्रूव हो चुका है। दूसरा समीकरण के लिए देखो ध्यान से, इसको मिटाते रहे हैं। देखो ध्यान से दूसरे समीकरण के लिए, देखो दूसरे समीकरण में जो दूरी आती है, जो दूरी होगी टोटल, मतलब जो डी बी सी ई ओ का क्षेत्रफल निकाल लेना है, हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल ही दूरी हो जाएगी। यहाँ पे कंफर्म हो गया? क्यों? क्योंकि ये वेग है और ये क्या है? समय है, और दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो समय से समय कट जाएगा, केवल क्या बचेगा? दूरी बचेगी। यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कण द्वारा तय की गई कुल दूरी, कण द्वारा तय की गई कुल दूरी S बराबर, यहाँ लिख सकते हैं चतुर्भुज ओ डी सी ई का क्षेत्रफल, ओ डी सी ई का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा, और प्लस त्रिभुज डी ओ सी का क्षेत्रफल, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो S इक्वल टू ओ डी सी का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, प्लस डी ओ सी का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा हाफ, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है बेटा। चलो ध्यान दो, S इक्वल टू ओ डी सी ई का क्षेत्रफल, तो देखो लंबाई एक तरीके से देखा जाए तो ये तो हमारा टोटल टी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा? टी। ये टी है तो ये भी टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा u इंटू टी, यू टी प्लस हाफ, आधार कितना है? टी है, और ऊंचाई कितनी है? v माइनस यू, ओके। तो यहाँ से जो निकलेगा भैया, या लिख सकते हैं गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी से, ठीक है भैया। तो जहाँ v है वहाँ हम u प्लस ए टी रख सकते हैं, नहीं रखो। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, और ए टी हो जाएगा, v की वैल्यू क्या है? u प्लस ए टी माइनस यू हो जाएगा, u से u हमारा कैंसिल, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ t इंटू ए टी, यहाँ से हो जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस टी और टी स्क्वायर हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो जाएगा ना भैया। गति का द्वितीय समीकरण आ गया, जल्दी कर लो, हो गया ना? जल्दी करो भाई, गति का द्वितीय समीकरण का निर्माण हो चुका, ठीक है। अब अगली हेडिंग है, जो अगला है वो लिख सकते हैं गति के तृतीय समीकरण का निगमन, लिख दे रहे हैं गति के तृतीय समीकरण का निगमन, ठीक है बेटा। अब इधर देखो, अगर इसी में हम एक हुक ऐसे फंसा दें और इसे हम ऐसे इसको रोटेट कर दें, तो जो हमारा चित्र मिलेगा कैसे मिलेगा? देखो ध्यान से, कुछ इस प्रकार मिलेगा, ऐसे।
ऐसे बन जाएगा, है ना, ठीक है ना, यानी ये पूरा नीचे चला जाएगा। तो ये टोटल हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा v, ये दूरी जो हो जाएगी हमारी v हो जाएगी, ठीक है। और ये तो हमने कहा था u हाई है, ये हमारा क्या था u है, और ये क्या हो जाएगा v माइनस यू, क्या हो जाएगा बेटा v माइनस यू, ठीक। ये जो हो जाएगा टाइम, ये हो गया हमारा o, ये टाइम हो गया, तो ये भी हमारा हो जाएगा u, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, एक तरीके से ये समलम बन गया, क्या बन गया भैया, समलम। और अगर हम समलम को क्षेत्रफल निकालें तो भी दूरी ही निकलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ लिख रहे हैं दूसरे में भी लिखेंगे, कण द्वारा तय की गई दूरी, कण द्वारा तय की गई दूरी s बराबर समलम का क्षेत्रफल, समलम का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। तो s बराबर समलम का क्षेत्रफल जानते हो ना, कितने लोगों को पता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, ठीक है ना, और गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा s बराबर 1/2 समांतर भुजा हो जाएंगे। देखो समांतर भुजा कौन कौन सी है, पूरी भुजा v है और उसके समांतर u है, लिख सकते हैं v प्लस यू, ऊंचाई जानते हो t है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को मिल गया ऐसे ही s इक्वल टू v प्लस यू इंटू टी अपॉन 2, इसके 7 कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2s इक्वल टू v प्लस यू और इंटू टी। एक क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, स्टार। तो यहाँ से लिख सकते हैं गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, तो यहाँ से मिलेगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं v माइनस यू इक्वल टू ए टी, और ए टी इक्वल टू कह सकते हैं v माइनस यू। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, v माइनस यू और अपॉन में ए हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए लिख सकते हैं समीकरण स्टार से। समीकरण स्टार से देखो ध्यान से क्या आएगा, 2s इक्वल टू 2s इक्वल टू v प्लस यू, ठीक है, और इंटू टी की वैल्यू क्या है, v माइनस यू अपॉन ए। इसको भी इधर ले आओ तो यहाँ जाएगा 2as इक्वल टू v प्लस यू एंड v माइनस यू, ओके। और आप पढ़े हो ब्रैकेट में, एक में अगर a प्लस बी हो और एक में क्या हो a माइनस बी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो
तो यहाँ से हो जाएगा, वैसे यहाँ भी लिख दिया जाएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख दो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये माइनस उधर भेज दो तो प्लस हो जाएगा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2as प्लस यू स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जल्दी नोट करो इसको, हो गया ना। तीनों समीकरण का निगमन हो चुका है ग्राफीय विधि से। जल्दी कर लो भाई। हो गया ना, ये मिटा दे रहे हैं हम। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अगली हेडिंग कराने चलना है, इसी का निगमन पढ़ना है समाकलन विधि से। किससे पढ़ना है? समाकलन विधि से। यहाँ लिखेंगे गति के समीकरणों का गति के समीकरणों का गति के समीकरणों का ग्राफीय विधि से, समाकल विधि से निगमन। समाकल विधि से निगमन, ठीक है ना। समाकल विधि से निगमन, ठीक है बेटा, समाकल विधि से निगमन। हो गया, चलो देखो ध्यान से। देखो ध्यान से, पहला समीकरण का निगमन यहाँ लिखेंगे, प्रथम समीकरण का निगमन। प्रथम समीकरण का निगमन। प्रथम समीकरण का निगमन, ठीक है भैया, प्रथम समीकरण का निगमन। देखो ध्यान से, हम जानते हैं ठीक है, ए बराबर, यानी त्वरण ए बराबर होता है, त्वरण बराबर, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं वेग परिवर्तन मतलब डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हैं। और मैं का डेल्टा को अगर डी लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब उधर देखो ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ हो जाएगा कितना, ए डी टी इक्वल टू डी वी हो जाएगा। तो यहाँ से डी वी इक्वल टू
ए इंटू डी टी, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों में समाकलन करने पर दोनों पक्षों में समाकलन कर देंगे तो यह आ जाएगा डी वी इक्वल टू समाकलन ए डी टी। ओके, तो ये हो जाएगा डी वी इक्वल टू ए, बाहर कर लो और अंदर क्या बचेगा बेटा, डी टी। अब सबसे मेन बात ये आ गई कि इसमें लिमिट, अगर वही चीज़ समझ में आ जाए तो आपका काम हो जाएगा। लिमिट देखो, ये वेग है और ये क्या है, समय, टी है, यहाँ वी है, तो जो वेग हो सकता है वो प्रारंभ से अंतिम, तो मतलब यहाँ से हो जाएगा u टू v, ठीक है, u टू v, u टू v हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, ठीक है ना भैया, प्रथम समीकरण का निगमन चल रहा है ना अभी, वो नहीं, चलो देखो ध्यान से, ठीक, तो यहाँ लिख रहे हैं लिमिट हमारा हो जाएगा u टू v और ये 0 से क्या हो जाएगा t, ठीक है, बस ये चीज़ ध्यान रखना है, 0 से t। अब इधर देखो ध्यान से, जैसे हम लोग समाकलन करते थे तो समाकलन में कहीं भी अगर आपको दिख जाए dx तो इसका आंसर होगा x, कहीं दिख जाए dv आंसर होगा v, एक कांस्टेंट जोड़ते हैं c जोड़ते हैं, लेकिन ध्यान रहे जब कोई लिमिट लगी रहे तो इस c जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं लिखने चल रहा हूँ, तो जो dv का समाकलन होगा भैया वो हो जाएगा आपका v और लिमिट u टू v, लिमिट u टू v हो जाएगा, और इक्वल टू a dt का हो जाएगा t, dt का क्या हो जाएगा t, और लिमिट 0 टू t हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकलेगा, अपर लिमिट। अब लिमिट रखने का तरीका क्या है, देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस u इक्वल टू a, अपर लिमिट t माइनस 0, ठीक है भैया। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा v माइनस यू इक्वल टू 80 हो जाएगा, और ये उधर भेज दो तो v इक्वल टू 80 प्लस u हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा v इज इक्वल टू u प्लस 80। फर्स्ट समीकरण नोट हो गया, जल्दी करो, गति का प्रथम समीकरण का निगमन हो चुका है। अगला देखो ध्यान से, अगला गति के द्वितीय समीकरण का निगमन, ठीक है, पहले वाला हो चुका ना भैया। अगला ध्यान देना, यहां लिख रहे हैं गति के द्वितीय समीकरण का निगमन, गति के द्वितीय समीकरण का निगमन, ठीक है बेटा, गति के द्वितीय समीकरण का निगमन। चलो इसके लिए देखो ध्यान से, इसके लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा द्वितीय समीकरण के लिए, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। देखो यहाँ लिख सकते हैं, हम जानते हैं वेग बराबर विस्थापन बटे समय,
तो यहाँ से वेग v बराबर हो जाएगा डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। ठीक है बेटा, अब इसे ही लिख सकते हो तुम लोग क्या, v इक्वल टू ds अपॉन dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v इंटू डी टी इक्वल टू डी एस हो जाएगा, या डी एस इक्वल टू v इंटू डी टी हो जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ लिख सकते हैं दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, या पहले लिख देते हैं गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से देखो ध्यान से, प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण क्या था भैया, आप जानते हो v बराबर u प्लस ए टी था, तो जहाँ पे v है वहाँ हम रख सकते हैं u प्लस ए टी, रख दो यहाँ पे, ये हो जाएगा ds बराबर v की वैल्यू है u प्लस ए टी और इंटू ये हो जाएगा dt हो जाएगा। अब लिख सकते हैं दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, तो ये हो जाएगा कितना, समाकलन ds इक्वल टू समाकलन u प्लस ए टी और इंटू डी टी। ठीक है, अब ऐसे लिख दे ds इक्वल टू ये हो जाएगा तुम्हारा u डी टी प्लस समाकलन ए टी डी टी हो गया। लिमिट 0 टू s हो जाएगा, इसकी लिमिट भी 0 टू t हो जाएगी क्योंकि टाइम है, और इसकी लिमिट भी 0 टू t हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ गया। चलो देखो ध्यान से, देखो भाई यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ, ds का हो जाएगा s लिमिट 0 टू s प्लस u बाहर हो जाएगा, सॉरी इक्वल टू u बाहर हो जाएगा और अंदर बचेगा t, सॉरी अंदर क्या बचेगा dt केवल, और लिमिट 0 टू t प्लस उसी तरीके से a बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा t dt लिमिट 0 टू t। ठीक है, अब यहाँ से ये तो हमारा s लिमिट 0 टू s निकला इक्वल टू u, और dt का हो जाएगा बेटा t और लिमिट 0 टू t हो जाएगा, प्लस a और इसका हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 टू t हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, अपर लिमिट रखो भाई s माइनस 0 इक्वल टू u t माइनस 0 प्लस a, और ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 0 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा s इज इक्वल टू, इधर तो हो जाएगा u t और ये हो जाएगा प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, इससे मिलेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं बेटा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है भाई, जल्दी नोट कर लो, नोट हो गया ना। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको हम मिटा दे रहे हैं।
नोट कर लेना भाई इसको जल्दी से। अब गति के तृतीय समीकरण का निगमन देख लो भाई, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ लिख दे रहे हैं गति के तृतीय समीकरण का निगमन। गति के तृतीय समीकरण का निगमन। गति के तृतीय समीकरण का निगमन, ठीक है। देखो गति के तृतीय समीकरण का निगमन हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, देखो ध्यान से, हम जानते हैं ए बराबर होता है dv अपॉन dt, होता है ए बराबर होता है dv अपॉन dt, ठीक है ना। ध्यान दो इसको, ए बराबर dv अपॉन dt, ठीक है। चलो देखो, चलो सही दिख रहा होगा, ए इक्वल टू dv अपॉन dt। अगर इसी में हम ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, देखो ए इक्वल टू ऐसे लिखने चला है dv अपॉन dt मल्टीप्लाइड बाई ds अपॉन ds, कट जाएगा, कोई दिक्कत तो होनी ही नहीं चाहिए आपको। तो a इक्वल टू यहाँ से मिलेगा, देखो dv अपॉन ds इक्वल इंटू ds अपॉन dt मिलेगा। और तुम जानते हो कि ds अपॉन dt क्या है, v है, ये क्या है, v। तो यहाँ से मिलेगा हमको a इक्वल टू dv अपॉन ds इंटू v, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a ds इक्वल टू v dv हो जाएगा, a ds इक्वल टू v dv, ठीक है। तो इससे ऐसे भी लिख सकते हो v dv इक्वल टू a इंटू ds, यहाँ भी लिख दो दोनों पक्षों में समाकलन करने का, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर दोनों पक्षों का अगर समाकलन कर दिया जाए तो यह जाएगा बी डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डी एस हो जाएगा। तो यहाँ से जो निकलेगा हम लोगों का वो क्या आएगा, वो आएगा, पहले तो लिमिट लगा देते हैं, वी डी वी है, जो लिमिट लगाएंगे तो लोअर टू अपर मतलब u टू v, ठीक है। ए डी एस कर देंगे तो मतलब 0 टू s हो जाएगा, 0 टू s। तो भैया ध्यान दो, इसका वी डी वी का हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट 0 टू u टू v इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ए बाहर कर दें और अंदर ds का हो जाएगा s और लिमिट 0 टू s हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे अगर 2 हम ऐसे लिख, अपर लिमिट v स्क्वायर है ही माइनस लोअर लिमिट u स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, इक्वल टू इधर हो जाएगा a और ब्रैकेट में s माइनस 0, ओके। तो यहाँ से हो जाएगा क्या,
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा भैया, ए इंटू एस हो जाएगा। तो जब इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, then we can say that v square equal to 2as plus u square। तो v square equal to u square plus 2as, ये है आपके गति का तृतीय समीकरण। जल्दी कर लो तुम। और ये गति के तीनों समीकरण आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। जल्दी कर लो बेटा, जल्दी करो तो। हो गया ना, इसको भी रेस्ट कर दे रहे हैं। अगली हेडिंग लिखना, अगली हेडिंग है किसी कण द्वारा, हेडिंग है किसी कण द्वारा टीवें सेकंड में, टीवें सेकंड में चली गई दूरी, टीवें सेकंड में चली गई दूरी, चली गई दूरी। और इसे हम कभी कभी गति का द्वितीय मतलब चौथा समीकरण मानते हैं, ठीक है ना। किसी कण द्वारा टीवें सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र, चली गई दूरी का सूत्र, ठीक है बेटा। देखो ध्यान से, तो टी सेकंड पहले निकालेंगे, कण द्वारा टी सेकंड में चली गई दूरी, टी सेकंड में चली गई दूरी, एस टी बराबर ये हो जाएगा भैया हमारा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी तरीके से लिखेंगे, इसी प्रकार कण द्वारा टी माइनस 1 सेकंड में चली गई दूरी एस टी माइनस 1 इक्वल टू यू और ब्रैकेट में हो जाएगा टी माइनस 1 प्लस हाफ ए और टी माइनस 1 टू द होल स्क्वायर। हो गया, हो जाएगा ना। अब यहाँ से लिख सकते हैं अतः कण द्वारा टीवें सेकंड में चली गई दूरी, टीवें सेकंड में चली गई दूरी, टीवें सेकंड में चली गई दूरी
एस टी में लिखना पड़ेगा ऐसे, एस टी में इक्वल टू हो जाएगा एस टी माइनस वन। ठीक है, तो एस टी की वैल्यू है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और माइनस एस टी माइनस वन है, देखो ध्यान से, यू टी माइनस वन और प्लस हाफ ए टी माइनस वन टू द होल स्क्वायर। हो जाएगा ना भैया? अब इसे ऐसे लिख दिया जाए, एस टी में इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस वन और प्लस हाफ ए और टी माइनस वन टू द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू टी। ठीक है ना? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया गया, अब इसका इसमें करो, प्लस हाफ ए माइनस हाफ ए इंटू टू टी हो जाएगा। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे, देखो ध्यान से, एस टी वे इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस यू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए और प्लस टू से टू कैंसिल ए टी। ठीक है भाई, यू टी से देखो यू टी कैंसिल हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर से हाफ ए टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ जो बचा वो बचा कितना, एस टी में इक्वल टू यू प्लस ए टी माइनस हाफ ए। ठीक है, तो एस टी में इक्वल टू जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, u प्लस यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा a, अंदर बचेगा t माइनस वन अपॉन टू, नीचे वन कर दो, तो ये हो जाएगा एस टी में इक्वल टू u प्लस a और इन ब्रैकेट टू टी माइनस वन अपॉन टू, तो एस टी में इक्वल टू ये हो जाएगा u प्लस हाफ ए और टू टी माइनस वन। ये हो जाएगा गति के चौथे समीकरण का नियम। ठीक है ना, जल्दी नोट कर लो, इसे बोलते हैं गति का चौथा समीकरण है। ठीक है, कर लो भाई, समझ में आ गया ना? हो गया, नोट कर लो। और कल हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे बेटा? रिलेटिव वेलोसिटी। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, अच्छे से इसको याद कर लेना। कल हम लोग पढ़ेंगे आपेक्षिक वेग, हिंदी में बोलते हैं आपेक्षिक वेग। नोट्स भाई कंप्लीट करते रहो साथ साथ में, ताकि यहाँ आने के बाद कोई दिक्कत ना हो, नहीं पता चले सर दोबारा पढ़ाओ। ठीक है, तो जो है इसको देख लेना। ठीक है, अगला वीडियो जो है अगले दिन होगा।